वो शख्स महसूस कर रहा है जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, इस मुल्क से प्यार करता है, इसके शहरियों के हुकूक के लिए फिक्रमंद रहता है। हम देख रहे हैं और जिम्मेदारी क्या बनती है कि 3 तरह की जिम्मेदारी होती है। एक तो ये जिम्मेदारी होती है कि जब लोगों का इंतखाब किया जाए तो हमें मालूम हो कि और अगर आप इलेक्शन कमीशन को ले लें तो इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन का चयन अभी भी सरकार के हाथ में है, पिट्ठुओं को इलेक्शन कमिश्नर बना रही है और नतीजा हम साफ देख रहे हैं कि आज हम ऐसा इलेक्शन कमीशन जो कि पिछले 40 साल में जब से सेशन साहब इलेक्शन कमिश्नर बने थे काम कर रहा है। अभी बिहार में चुनाव हुए, आपने देखा कि चुनाव से ठीक पहले 10-10 हज़ार रुपए बांट दिए गए, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को 1000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई हम लोगों को। और अच्छी बात ये भी है कि देखिए पब्लिक ओपिनियन इस समय इनके खिलाफ है। चुनाव ये लोग भले ही जीत गए हों भी है, दूसरी तरफ जो है अक़लियतों के हुकूक़ की बात थी। हम कुछ पैगाम हमारे सियासी क़ायदीन को पहुंचाना चाहते थे। ये पैगाम के इस मुल्क में आप 2 मिनट के लिए हाजी साहब फोटो खिंचा जाओ जरा, मोबाइल खिंचा जाओ जरा। मैं तुम्हें खिंचा जरा साइड कॉन्स्टिट्यूशन का नेशनल एंथम का जो ये तर्जुमा है उसका ऑल इंडिया मीडिया काउंसिल मतलब कमेटी की तरफ से आप दो सीधा इधर इधर जरा जरा जी पीछे आ जाओ। सामने से हटो भाई, सामने से हटो जी, हटो साइड तो आगे आ जाओ। ओके सर, आज अपने हम बैंगलोर आए हैं प्रोग्राम है, इसमें आप आए हो, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहले तो मैं ऑल इंडिया मिली काउंसिल को बधाई देना चाहता हूं उनके फाउंडेशन डे पर। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए देश के हालात बहुत खराब हैं। आज अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुत हमला इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, सरकार और उनके पिट्ठुओं के द्वारा। आज सारे जितने स्वतंत्र संस्था थी जैसे इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और काफी हद तक न्यायपालिका को भी सरकार के कब्जे में कर लिया गया है और उनकी स्वतंत्रता खत्म करी गई है और मीडिया को भी अपने कब्जे में सरकार ने कर लिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक इंडिपेंडेंट मीडिया सोशल मीडिया और इंटरनेट पर खड़ी हो गई है और उसकी वजह से मेरा मानना यह है कि पब्लिक ओपिनियन आज सरकार के खिलाफ है। इलेक्शन वो भले ही जीत जाएं, थोड़ा हर तरह की बेईमानी करके घूस, सरकारी पैसे से घूस देकर जैसे इन्होंने बिहार में किया, लेकिन पब्लिक ओपिनियन खिलाफ है। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम लोग सब डटे रहे और सही बात कहते रहे और गलत चीज़ें जो हो रही हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे और सत्याग्रह की तैयारी अगर हमने कर ली, तब फिर ज़रूर हालात बदलेंगे, ये व्यवस्था बदलेगी और ये हुकूमत जाएगी और फिर से एक ऐसा ज़माना आएगा जहां पर लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करी जाएगी, सारे इंस्टीट्यूशंस फिर से सुधारे जाएंगे और इस देश में फिर से खुशहाली आएगी। वोट चोरी के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, वोट चोरी हम ये देख रहे हैं कि ये जो ऐसा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है, ये बहुत जल्दबाजी में और नए तरीके से किया जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सबको एन्यूमरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा,
डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे तरह तरह के, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। मेरी राय में इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन कानून इजाज़त नहीं देता। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल पारदर्शिता नहीं बरती जा रही, वोटर्स लिस्ट भी मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं उपलब्ध कराई जा रही। जो आवेदन आता है नाम जोड़ने का, नाम काटने का, उसको भी नहीं बताया जाता। और ये कह रहे हैं कि हम सिटीजनशिप वेरीफाई करेंगे। सिटीजनशिप वेरिफिकेशन का अख्तियार इलेक्शन कमीशन को नहीं है, वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल या कोर्ट या फिर केंद्र सरकार को है। इसलिए ये एक तरीका इन्होंने अख्तियार किया है कि हम जिसका चाहे नाम काट दें, जिसका चाहे नाम जोड़ दें। और पर इस पर भी बहुत रेजिस्टेंस हो रही है, तो बहुत आसान तो नहीं होगा ये अचीव करना। ये इनका नया तरीका है। इन्होंने कई तरीके अख्तियार करे कि कैसे हम अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को, सेकंड क्लास सिटीजन बना दें। ये इनका नया तरीका है, लेकिन ये भी हमें नहीं लगता कि सक्सीड करेगा। सर, बिहार में जो है कोड ऑफ कंडक्ट रहने के बावजूद भी जो है पैसे ट्रांसफर किए गए, हाँ। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल सरकार की कठपुतली बनकर रह गया है। और सरकार जितनी भी धांधली करे, वोटरों को घूस दे, वोटरों को ट्रेन में से पैसा देकर लेकर आए, उस सब की अनदेखी कर रहा है। हर तरह के मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का जो वायलेशन हो रहा है उसकी अनदेखी कर रहा है। तो इसलिए इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो लोगों को आवाज उठानी ही पड़ेगी। आप में से बहुत सारे लोग जो 30 साल 40 साल पहले से की तारीख से वाकिफ हैं, मुशाहिदा किया होगा हमारे मुल्क में पहले ऐसा नहीं था। आज लोगों के घर बनाने के बजाय, और दुनिया में ये नहीं है कि हमारे उससे नेकनामी होती है, बल्कि बदनामी हो रही है। इसलिए ऐसे वक्त में ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल ने ये हमें अपनी कोशिशों को तेज करना होगा। हमें उन लोगों से यकीनन हमदर्दी है जिनको खौफ दिला। हाँ, ओके, लुके रेडी। हाफिज़ुल्लाह से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी, जिन्होंने इस का ख्वाब देखा मिलिट्री काउंसिल, दिया गया उस वक्त वो कैफियत उनकी जहन की, और जो बानी मिली काउंसिल की मरहूम हजरत मिली काउंसिल से डॉक्टर मंजूर अहमद साहब, उनके ख्यालात को मैं जानता हूँ। पिछले साल अगस्त 5 को अल्हम्दुलिल्लाह इंतखाबात के बाद ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल ने तमाम मुसलमान और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन को जमा किया था दिल्ली में, और उनके सामने एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया था और 5 साला मनसूबा। सब एक मिनट इधर रुको। हाँ, रेडी सर, रेडी सर, ध्यान देखो सर, रेडी सर। हाँ, रेडी। आज मिली काउंसिल के प्रोग्राम का क्या रहा मैसेज? आज जो मिली काउंसिल का ये जो सेमिनार था, प्रशांत भूषण साहब बात करें, हमारे उलेमा यहाँ पर हैं। ये मिली काउंसिल जब बनाई गई, ये एक सोशो रिलीजियस और इंटरफेथ डायलॉग की ऑर्गेनाइजेशन थी। और जो आज देश में जो माहौल हो चुका है, और जो माइनॉरिटीज़ और शेड्यूल कास्ट के खिलाफ जो ये सरकार मुहिम छेड़ी हुई है, इस समय पे ऑल इंडिया मिली काउंसिल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस सिविल सोसाइटी हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो,
और दूसरे ऑर्गेनाइजेशनों के साथ एक डायलॉग कर सकते हैं और दूसरे कम्युनिटीज़ के बीच में एक डायलॉग कर सकते हैं। और इसीलिए मेरा मानना है कि ये पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है और हर जगह लोकल लेवल पे ऑल इंडिया मिली काउंसिल को और मजबूत करना चाहिए। चाहे हमारे माइनॉरिटी हल्के के सियासतदान हो या एजुकेशनिस्ट हो, सिविल सोसाइटी हो, इन सबको ऑल इंडिया मिली काउंसिल में आके पार्टिसिपेट करना है और ये जो ऑल इंडिया मिली काउंसिल का जो ऑब्जेक्टिव है उसे आगे लेके जाना है। ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अपनी जगह, लेकिन सोशल इश्यूज पर जिस तरह की पहल होनी चाहिए था वो तंजीमों में किस हद तक अवेयरनेस सिलसिले में पूरा देखो, तंजीम ये तो नहीं से मिली काउंसिल है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को सियासतदान, सिविक सोसाइटी और जो हमारे हैसियत हैं वो लोगों को भी आगे आके इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इनके सपोर्ट के बगैर इदारा चलाना भी एक चैलेंज है। सोशल जब इश्यूज पैदा होते हैं उस वक्त से सही गाइडेंस न होने की वजह से भी कई मरतबे दुश्वारियां उभर कर सामने आ रही हैं। तो खुसूसी तौर पर अगर पॉलिटिकल अवेयरनेस के सिलसिले में कोई खाका बने या कोई इसके छोड़ तो क्या तरीका है? क्योंकि पॉलिटिकल अवेयरनेस देखिए, आज की दुनिया में जो इंडिपेंडेंट मीडिया जैसे आप लोग हैं और जो इश्यूज ले रहे हैं और पब्लिक को लेके आ रहे हैं, कौम को लेकर आ रहे हैं, और पॉलिटिकली अवेयर रहने का हर नागरिक और सिटीजन को ज़रूरत है और ख़ासकर हमारे मुसलमान कौम को और ज़रूरत है। क्योंकि क्या हो रहा है, जो मौजूदा केंद्र सरकार है उनका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि मुसलमान कौम को सेकंड क्लास सिटीजन बना जाए और उनकी पूरी पॉलिटिक्स ही एंटी मुस्लिम स्टैंड पे खड़ी है। इसीलिए हमें और चौकन्ना रह के और प्रोग्रेसिव रह के, और हम हमेशा कहते आ रहे हैं, हम लोग हमारे खुद के पैरों पर हमारी कम्युनिटी सेल्फ सफिशिएंट होके जब तक नहीं उभरेंगे ऐसे हमले होते रहेंगे। और ये इनका स्टेटेड पोजीशन है कि ये सेक्युलरिज्म नहीं चाहते और ये इलेक्शन ही जीत रहे हैं एंटी मुस्लिम एजेंडा, एंटी माइनॉरिटी एजेंडा। और डेंजरस क्या हो गया है, इनके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। यही सवाल था। मजलिस उमूमी का रियासती इजलास था। बहुत से अहबाब रियासत के मुख्तलिफ अजला से निकल चुके थे। अचानक से फसाद हो गया और परेशानी पैदा हुई। रात में जो है हजरत ने तलब किया और तकरीबन 12:30 बजे का वक्त था और हजरत ने कहा कि रोशन बेग साहब को फ़ोन लगाओ। मैंने फ़ोन किया तो फ़ौरन फ़ोन का आपने जवाब दिया, हजरत की बात सुनी और उसी वक्त जो है रियासत के वज़ीर दाखिला से भी रब्ता किया गया। उस वक्त चिदम्बरम जो है वज़ीर दाखिला थे मुल्की, उनसे भी आपने रब्ता किया और जो इक़दाम की ज़रूरत थी उन्होंने किया था। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अचानक से कोई हादसा पेश आता था और हजरत अमीर शरीफ हकीमुल्लाह की खिदमत में हाजिर होता, वो अगर फौरी तौर पर किसी सियासी कायद की मदाखलत की ज़रूरत महसूस होती तो हजरत फौरन जनाब अलहाज रोशन बेग साहब को याद कर देते और कहते कि फ़ोन लगाओ। और कभी कई मरतबा ऐसा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सदर जलसा उलमाए इकराम, बहस पे जुलवा अफरोज सियासी कायदे, ख़वातीन हज़रात, काफ़ी वक्त का है, मैं ज़्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता, मगर मैं सिर्फ दो बातें ये कहना चाहूँगा कि आज के हालात हाजिरा में इस मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं। ऐसा दौर दुनिया में हर जगह आया है। रशिया में भी जुल्म हुआ है, तुर्की में भी जुल्म हुआ है, कई ममालिक में एक दौर ऐसा आता है जिसमें जुल्म होता है। आज के
माहौल में हमको बड़ा संभल कर चलना चाहिए। मैं खासकर हमारे दोस्त अहबाब से, हमारे ख़वातीन हजरात से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के माहौल में आप अपने बच्चों को ये हिदायत दें कि फ़ोन का इस्तेमाल बड़ा होशियारी से करें। पता नहीं कहाँ से फ़ोन कौन करेगा, फिर कौन सी खुफिया एजेंसी आपके पीछे पड़ जाएगी। थोड़ा सा हमको संभल के भी चलना चाहिए। मैं मिली काउंसिल से बड़े अरसा दराज से साथ रहा हूँ और मैं कराम के हमेशा रहनुमाई में मैंने काम किया है। मेरी सदर जलसा से गुजारिश है और ख़ासकर मिली काउंसिल के अहदेदारान और तमाम जिम्मेदारान से कभी हमको भी ये हिदायत दीजिए कि हमको भी हमारे गिरबा में झाँक कर देखना जो हो रहा है, क्या हो रहा है। मदरसा फैक्ट्रियां बन रही है, मदरसे के नाम पे कौम को लूटा जा रहा है। मदरसे ही नहीं, नाम के मदरसे, नाम के इससे एड ले दी जाती है, पैसा इकट्ठा किया जाता है, मगर मदरसे ही नहीं। और जहां चंद मदरसे हैं, इतने छोटे से मदरसे, अरे वो मदरसे में जो बच्चा पढ़ता है वो बच्चे को खेलने कूदने की भी जरूरत है। प्रॉपर मेंटल ग्रोथ के लिए बच्चे को खेलना कूदना भी चाहिए। आप इतने इतने से कमरों में आप बच्चों को बिठा के पढ़ाते हैं, क्या बच्चा पढ़ा, उसको अखबार पढ़ने नहीं देते। ये हमको वो मिली काउंसिल का बड़ा एक रोल, अहम रोल इसमें होना चाहिए। मदरसे में रिफॉर्म्स आना चाहिए, मदरसे का एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए। आप कुरान हदीस के साथ साथ आपको लोकल जुबान और अंग्रेजी जुबान भी बच्चों को माहिर होना चाहिए। बच्चों को सियासी शऊर सीखना चाहिए, बच्चे अखबार भी पढ़ना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं कि आजकल सोशल मीडिया तो जो गैर गलत देखते हैं मगर अखबार ही पढ़ते हैं। मैं कुछ बच्चों को पूछता हूँ कि अखबार पढ़े आज? ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण का बच्चा सुबह उठ के अखबार पढ़ता है। मीडिया तो छोड़िए, वीडियो मोबाइल तो छोड़िए, ऐसा लेकर हाथ में लेकर अखबार पढ़ेगा। फिर शाम में घर जाएगा, फिर भी अखबार पढ़कर उसमें इदारिया क्या है, एडिटोरियल क्या है, रीडर्स कमेंट्स क्या है, ये सब। इससे वो बच्चों का सियासी शऊर, आज हमारे बच्चों को सियासी शऊर के साथ साथ हालात हाजिरा पे भी है। मैं 25-30 साल से ये कर रहा हूँ। सदर जलसा आपकी नज़र में गुजारिश करना चाहता हूँ कि जुम्मा नेक्स्ट आपका जलसा होना चाहिए जुम्मा के खुतबात पे एक वर्कशॉप कीजिए, हाउ टू कंडक्ट बेस्ट यूज ऑफ फ्राइडे सर्मन। आज जुम्मा का खुतबा ऐसा होता है कि जुम्मा के नमाज को जो जाते हैं उनको लोगों को नींद आ जाती, कई लोग ऊँघते रहते, और जो इमाम साहब हैं चीख कर चिल्ला कर, बड़े आहिस्ता अंदाज से बोलो, ऐसा अंदाज से बोलो कि आपकी तकरीर ऐसी होनी चाहिए कि आपकी मस्जिद में जगह न मिले, लोग आके फुल बैठ जाए। जैसे यहाँ बेंगलोर शहर में मौलाना रियाजुर रहमान साहब के यहाँ। तो ये पहले सूरत पे आप एक वर्कशॉप कीजिए कि जुम्मा का खुतबात में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और कितने आवाज में बोलना चाहिए, कितना चीख कर चिल्ला कर बोलने की जरूरत नहीं, आराम से हो। और कई जगह भी ऐसा होता है कि माइक ऑन करके अज़ान होती है, अज़ान के बाद भी पूरी नमाज में माइक ऑन करके, अरे खुद मुसलमान ही नाराज हो जाता है तो दूसरे कौम का हमारा भाई क्यों नहीं नाराज। तो ये हाँ भाई मुझे मार की जो ये है छेड़छाड़ जो है, इससे बचना चाहिए। हम दूसरे हिंदू भाई भी जो हैं अच्छे लोग हैं, कुछ परसेंट यहाँ भी खराब है तो कुछ परसेंट वहाँ भी खराब है, मगर इसको एक्सप्लॉइट वो दूसरी जमात करना चाहते हैं। बहरहाल वक्त का तकाज़ा है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बोलूँ तो और मैं 1 घंटा भी बोल सकता हूँ। बहरहाल मिली काउंसिल के उद्देदार का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस नाचीज़ को आपने याद किया, शुक्रिया, खुदा।
अब हम करीबुल ख़त्म हैं, तकरीबन जो है इख्तिताम की तरफ हमारी कार्रवाई बढ़ रही है। आप हज़रात को इसका इल्म है कि ये जो कार्रवाई है वो ये 10 बजे तक के लिए है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इख्तिताम की तरफ